मेरे पीछे जो इमेजेस आप देख रहे हैं उसमें कुछ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स की इमेजेस हैं, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका चेरनोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो हुआ था 1986 के आसपास। उसके बाद जापान में 2011 में फुकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो हुआ था, सबने नाम सुना होगा। और भारत में अगर हम ले तो भोपाल गैस ट्रेजेडी, एक बड़ा फेमस एक गैस ट्रेजेडी हुआ था। मतलब ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनका मतलब असर जो था वो बहुत लार्ज स्केल पर हुआ था। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? दरअसल संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर भारत सरकार का शांति बिल पास हो गया। अब शांति बिल का विरोध करते समय विपक्ष ने इन्हीं सब चीजों का उदाहरण दिया। तो ये शांति बिल क्या है? सरकार इसको अपना बहुत एम्बिशियस बिल क्यों मान रही है? इससे क्या बदल जाएगा? ये क्यों लाया जा रहा है? आइए चलिए आज इस वीडियो में इन्हीं सारी बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। दरअसल जिस बिल की मैं आपको बात कर रहा हूं, जिसको शांति बिल कहा जाता है या कहा जा रहा है, तो ये शांति बिल है क्या? देखिए, शांति बिल जो है वो दरअसल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से। और इसको लोकसभा ने पास कर दिया और भारत सरकार इसको अपना बहुत एक महत्वाकांक्षी ये कदम मान रही है। अब ये लोकसभा से पास हो गया, अब राज्यसभा से पास होना है, फिर राष्ट्रपति साइन कर देंगे, तब ये कानून बन जाएगा और तब देश में इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसको लोकसभा में बीजेपी के एक बहुत गद्दावर नेता कह लीजिए, एक आपके बीजेपी के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र साहब ने इसको पेश किया। अब इस बिल पे हंगामा भी बहुत मचा, विपक्ष ने जबरदस्त का विरोध भी किया। तो विपक्ष ने क्यों विरोध किया? देखिए, एक लाइन में अगर हम आपको समझाएं कि शांति बिल है क्या, तो एक लाइन का मतलब यह है कि इस शांति बिल से अब न्यूक्लियर एरिया में, न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो जाएगी। अभी तक हमारे देश की जो व्यवस्था है वो ये कि जो न्यूक्लियर एरिया है आपका, जो न्यूक्लियर सेक्टर है आपका, वो केंद्र के अंडर आता है। मतलब देयर इज द मोनोपोली ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत सरकार का एकाधिकार होता है। कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं आपको दिखेगा, कोई स्टेट गवर्नमेंट आपको नहीं दिखेगी। अब इस शांति बिल के आने से, इसके पास हो जाने से न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज की, प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो जाएगी। इसीलिए विपक्ष इस बिल को मोदी का बिल नहीं बल्कि अंबानी और अदानी का बिल कह रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में अंबानी, अदानी, जिंदल, तमाम ऐसे कॉरपोरेट्स आपको न्यूक्लियर रिएक्टर्स सेटअप करते हुए नजर आएंगे। तो इस बिल का फुल फॉर्म क्या है, इस बिल से क्या होगा, ये चलिए इसको भी अब समझ लेते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो बिल है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। अब ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट क्यों है? क्योंकि बीजेपी सरकार, मतलब मोदी गवर्नमेंट, जो भारत में जो न्यूक्लियर एनर्जी की डिमांड है उसको देखते हुए सरकार का कहना है कि यह बिल आने वाले दिनों में देश के विकास के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा, एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। क्योंकि हमारे देश में लगातार एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही। जिस तरह से भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, बिना एनर्जी के तो डेवलपमेंट नहीं होगा ना। हमें इस देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, हमें इस देश की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। भारत में जब हम एनर्जी की बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, तो मोटे मोटे तौर पे आप ये समझिए कि हमारे यहाँ बिजली ज्यादातर कोयले और पानी से ही बनती है। कोयला और पानी का मतलब होता है एनटीपीसी और एनएचपीसी से। प्रॉब्लम यह है कि हमें अपने इस देश का विकास भी करना है और हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारे देश में इन्वायरमेंट जो है वो उससे सफर ना करे। वरना दिल्ली के हालात आप सब देख ही रहे हैं क्या है। तो पॉल्यूशन वगैरह को भी हमें कंट्रोल करना और देश का डेवलपमेंट भी हमें करना है। तो ऑटोमेटिकली हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का मानना है कि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसी वजह से सरकार अब न्यूक्लियर एरिया को ओपन कर देना चाहती है। तो शांति बिल से क्या होगा, न्यूक्लियर एरिया जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे। प्राइवेट प्लेयर्स, कोई कॉरपोरेट, ज्वाइंट वेंचर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाइसेंस ले सकता है। वो न्यूक्लियर रिएक्टर को, न्यूक्लियर प्लांट को सेटअप कर सकता है, उसको ऑपरेट कर सकता है। यहां तक कि राज्य सरकारों को भी परमिशन मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा? अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जब न्यूक्लियर एरिया में नए नए प्लेयर्स आएंगे, प्राइवेट ज्यादा खास तौर से अगर आएंगे,
तो इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनोवेशन होगा, देश का विकास होगा, एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, देश की रिक्वायरमेंट जो न्यूक्लियर एनर्जी की है वो फुलफिल हो पाएगी। इसीलिए भारत सरकार इस बिल को एक माइलस्टोन साबित कर रही है कि नहीं, ये आने वाले दिनों में भारत के लिए बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होगा। अब जहां तक रही बात शांति बिल की, देखिए शांति बिल का फुल फॉर्म क्या है। Now Shanti stands for sustainable. Shanti stands for what? Now Shanti stands for sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India Bill 2025. मैंने अभी आपको बताया ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत का ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या? एक विकसित भारत 2047 देश का टारगेट है, गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमें इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा एंड वी नीड अ सस्टेनेबल एनर्जी। सो सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025। इस बिल के आने से, इसके कानून बन जाने से, शांति कानून बन जाने से दो पुराने कानून खत्म हो जाएंगे, याद रखिएगा। नौ, ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम, और ये पूरा टॉपिक आपके एग्जाम के लिए फॉर प्री एंड फॉर मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कानून बहुत इंपॉर्टेंट होगा, रोल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब न्यूक्लियर एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली फॉर योर यूपीएससी एग्जाम। तो देखिए, जब ये कानून बनेगा तो इससे एक तो 1962 का एक कानून खत्म हो जाएगा और एक 2010 का कानून खत्म हो जाएगा। तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 खत्म, रिपील कर दिया जाएगा, और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 खत्म हो जाएगा। ये दो कानून खत्म होंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये दो कानून जो है वो खत्म हो जाएंगे जब शांति बिल जो है वो कानून में बदल जाएगा। अभी तो उसको कानून में बदलना है ना। अब कुल मिलाकर के अगर बात करें हम न्यूक्लियर एनर्जी की भारत की, तो अब देखिए कि हमारे देश में जो न्यूक्लियर एनर्जी की इस समय रिक्वायरमेंट है और कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, आइए चलिए जरा उस पर भी बातचीत कर लेते, चर्चा कर लेते। देखिए, इंडिया करेंटली जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली 8 गीगावाट, बस 8 गीगावाट न्यूक्लियर पावर हम प्रोड्यूस करते हैं। Now, which is just 1.6% of the total energy mixed from over 25 nuclear reactors in 7 power plants across the country. मतलब हम सिर्फ 8 गीगावाट न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं भारत में, जो कि टोटल एनर्जी का 1.6% है, ठीक है। और ये 8 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कहां से आ रही है? 7 पावर प्लांट से। जो भारत में 7 पावर प्लांट है, उसके जो 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, वहां से हम 8 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आपको पता है कि हमारे देश में कितने गीगावाट की रिक्वायरमेंट है? गवर्नमेंट ने संसद के अंदर बताया है कि हमें 100 गीगावाट की रिक्वायरमेंट होगी 2047 तक, 100 गीगावाट। और अभी कितना बन रहा है? जस्ट 8 गीगावाट। तो ऑटोमेटिकली इस गैप को फुल करने के लिए हमें नए नए प्लेयर्स चाहिए ही चाहिए। बात समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो देखिए, अब जो हमने अभी आपको बताया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों हमें न्यूक्लियर एरिया में इतना बड़ा रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भारत में बढ़ता हुआ न्यूक्लियर एनर्जी का डिमांड, जो लक्ष्य है हमारा, जो टारगेट है हमारा, वो लगातार देखिए बढ़ता चला जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि हमें कितना एनर्जी चाहिए, 100 गीगावाट चाहिए 2047 तक। और भारत में एनपीसीएल है जो ये सारा देखता है, जो न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। एनपीसीएल के पास पैसे की कमी, मैन पावर की कमी, एग्जीक्यूशन कैपेसिटी की कमी, तो 100 गीगावाट आप कैसे अचीव करेंगे? तो ऑटोमेटिकली यू नीड टू ब्रिंग मोर एंड मोर रिफॉर्म्स। और रिफॉर्म क्या है भैया? प्राइवेट प्लेयर्स को आने दो, भारत सरकार नहीं कर सकती अकेले, स्टेट गवर्नमेंट को आने दो। तो इस वजह से आपको रिफॉर्म की आवश्यकता है। दूसरा देखिए, पैसा। जानते हैं 100 गीगावाट बनाने के लिए हमको 15 लाख करोड़ रुपया चाहिए।
और 25-26 के बजट में भारत सरकार ने कितना रुपया दिया था? 20,000 करोड़ रुपया। कहां से पूरा होगा? इसलिए हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए जिससे हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। इसी तरीके से देखिए, एक बड़ी समस्या आती है प्रोजेक्ट डीले की। एनपीसीएल का देखिए, कुंडकोलम का जो प्रोजेक्ट है यूनिट 3 और यूनिट 6, वो लगातार डीले होता चला जा रहा है। क्यों डीले हो रहा है? क्योंकि भाई पैसे की कमी है, मैन पावर की कमी है, तमाम चीजें। तो ऑटोमेटिकली जब प्लांट ही नहीं स्टार्ट होगा, सेटअप होगा, रिएक्टर ही नहीं काम करेगा, तो एनर्जी कैसे बनेगी? तो आपको इसको रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। हमें इस चीज को लिबरलाइज करनी पड़ेगी, इसमें भी प्राइवेट सेक्टर्स को हमें अलाउ करना पड़ेगा। और तमाम प्राइवेट सेक्टर्स भारत में बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि अब हम भी जो है वो न्यूक्लियर सेक्टर में इन्वेस्ट करें। तो इस वजह से आपको चाहिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। दुनिया बदल रही, टेक्नोलॉजी बदल रहा है, हमें नई नई सेफ्टी, नई नई सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्योंकि न्यूक्लियर एक्सीडेंट जब होते हैं तो उसका जो एक तरीके से उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत भयानक होता है। तो ऑटोमेटिकली नई नई टेक्नोलॉजी आए, नया नया इनोवेशन आए, जिससे हम न्यूक्लियर रिएक्टर भी सेटअप कर सके और सिक्योरिटी और सेफ्टी को भी हम इंप्लीमेंट कर सके। ये सब के लिए आपको प्राइवेट प्लेयर्स चाहिए ही चाहिए। तो भारत सरकार का मानना है कि भैया ये सब अकेले हमसे नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया alone cannot do all these things, so we need to have more and more private players। अब इसी प्राइवेट प्लेयर्स के इन्वेस्टमेंट के लिए ये बिल लाया गया है और ये एरिया जो है वो ओपन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एरिया बहुत सेंसिटिव माना जाता था। इसी वजह से इस पर भारत सरकार का ही कंट्रोल था। अब गवर्नमेंट इसको प्राइवेट प्लेयर्स को भी दे रही है, तो जाहिर सी बात है विपक्ष हंगामा करेगा ही करेगा। अब विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया कि ये आप प्राइवेट प्लेयर्स को आप क्यों दे रहे हैं, प्लस सिक्योरिटी और सेफ्टी का मेजर्स का क्या होगा, प्लस ज़्यादातर गवर्नमेंट इसमें अंबानी को और अदानी को ज़्यादा रोल देना चाहती है, तो एक तरीके से फेवरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिखा रही। तो देखिए, अगर प्राइवेट प्लेयर्स जब इसमें आएंगे तो क्या क्या कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेयर के आ जाने से दे कैन बिल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट, उनको ये राइट मिलेगा। दे कैन ओन एंड ऑपरेट देम एंड इवन दे कैन डीकमीशन रिएक्टर। ये सारे अधिकार जो है वो आपके प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट प्लेयर्स को मिलेंगे। अब देखिए, झगड़ा किस बात का हो रहा है? झगड़ा इस बात का हो रहा है कि जो कानून में लायबिलिटी फिक्स करने की बात की कि भाई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया कहीं, तो लायबिलिटी किसकी होगी, कौन जिम्मेदारी लेगा कि भाई इस पर्सन को या इस कंपनी को आप रिस्पॉन्सिबल फिक्स करिए। तो देखिए, इससे पहले हमारे देश में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे तो उन्होंने अमेरिका के साथ 1-2-3 एक डील साइन किया था, वो भी सिविल न्यूक्लियर डील था, उसमें भी रिफॉर्म के लिए वो लाया गया था। तो वहां पर दरअसल क्या था ना कि जो सप्लायर था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई थी। सप्लायर का मतलब जो आपको रॉ मटेरियल वगैरह देगा, कोई यूरेनियम सप्लाई कर रहा है, कोई और चीजें सप्लाई कर रहा है, तो अगर भारत में कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया गया था कि नहीं, तुम्हें भी कुछ ना कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा और तुम्हें भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इसीलिए तो भारत में कोई सप्लाई करने को नहीं तैयार हो रहा था। अब इस बिल में क्या कहा गया है? इस बिल में कहा गया कि सप्लायर नहीं, ऑपरेटर जो होगा उसकी सारी जिम्मेदारी हो जाएगी, ऑपरेटर की। जैसे मान लीजिए कोई जो न्यूक्लियर प्लांट नया सेटअप हुआ, वो अंबानी ने सेटअप किया या अदानी ने सेटअप किया, तो अंबानी अदानी उसको ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। सप्लायर को यहां से हटा दिया गया। इससे क्या होगा? इससे अब जो फॉरेन सप्लायर्स हैं वो आपके देश में ज्यादा से ज्यादा चीजों को सप्लाई करेंगे, क्योंकि अब उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो विपक्ष इस बात को लेकर हंगामा कर रहा है कि आपने लायबिलिटी के एरिया को जो है वो थोड़ा सा कम किया है। मींस केवल ऑपरेटर नहीं, सप्लायर पर भी आपको लायबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। दूसरा, साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने यह भी कह दिया कि लायबिलिटी डज नॉट अप्लाई इन द केस सच एज ग्रेव नेचुरल डिजास्टर, वॉर, टेररिज्म और सिविल कॉन्फ्लिक्ट। भाई अगर देश के अंदर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, न्यूक्लियर रिएक्टर में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या मान लीजिए लड़ाई हो गई, आतंकवादी हमला हो गया, तो यहां पर ऑपरेटर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं रखी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि भारत सरकार ने शांति बिल से एक ट्रांसफॉर्मेशन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, एक मेगा रिफॉर्म लाने की यहां बात हो रही। और जो हमारा न्यूक्लियर सेक्टर है
उसमें प्राइवेट सेक्टर्स की एंट्री कराने की यहाँ बात है कि प्राइवेट सेक्टर्स आए। अब ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट सेक्टर आएगा तो पैसा आएगा, इनोवेशन आएगा, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और कुल मिलाकर के इसका फायदा न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन पे होगा। हमारे देश की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम अचीव कर पाएंगे, जिससे 2047 तक हम इस देश को डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट कर पाए। अब आगे देखना होगा कि क्या इसमें अपडेशन होता है, क्योंकि अभी तो ये लोकसभा से पास हुआ है, अभी राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट इस पर साइन करेंगे, तब ये कानून बनेगा। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली बात है संसद में बीजेपी के पास नंबर्स हैं, तो बहुत इजीली मुझे लगता है कि ये लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से भी पास ही हो जाएगा। जैसा भी होगा अपडेशन मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।